Assalamualaikum to everyone. Today we are going to start a new topic, homeostasis imbalance. और होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस के अंदर हमारे पास फर्दर कुछ सब टॉपिक्स है, उसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस क्या है। होम्योस्टेसिस बेसिकली इज़ द बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका जो बैलेंस है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और जब इस बैलेंस के अंदर कोई चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कोई फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो ये होम्योस्टेसिस का जो बैलेंस है वो डायरेक्टली होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम फर्दर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें आगे आगे क्या पढ़ना है। हमारे पास फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस, हमारे पास फ्लूइड में तो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास बेसिकली मेन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। होम्योस्टेसिस जैसे इस डायग्राम के जरिए दिखा रहे हैं कि दिस इज बैलेंस क्या कि बॉडी के हर पोर्शन में इक्वल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए। देखिए आप इस डायग्राम को भी देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने डायमेटिकली होम्योस्टेसिस को रिप्रेजेंट किए कि द इक्वलाइज या बैलेंस या जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस है फ्लूइड और जो हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका ओवरऑल बॉडी में जो बैलेंस है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस का आपको पता है कि इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वाटर कंटेंट एंड द सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम वाटर के ऊपर आते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास जानदार तीन शक्ल में पाए जाते हैं वो या न्यूबॉर्न होते हैं या एडल्ट होते हैं या मेल है या फीमेल है, हमारा जेंडर जो है। इनके अंदर किस अमाउंट में वाटर कंटेंट पाया जाता है, अगर हम बात करें न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर तो उनके अंदर 80% जो उनका बॉडी वेट होता है वो मुश्तमिल होता है फ्लूइड के ऊपर। अगर हम एडल्ट मेल की बात करें तो एडल्ट मेल का जो 60% ऑफ द बॉडी है वो मुश्तमिल होता है फ्लूइड पर या वाटर पर। और जो हमारे पास एडल्ट फीमेल है उनका 50% बॉडी वेट जो होता है वो फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है। अब बॉडी फ्लूइड्स हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एरियाज़ में है। हमारे पास दो तरह के एरियाज़ में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है हमारे पास, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है। तकरीबन 40% जो हमारी बॉडी वेट है उसका जो है वो जो फ्लूइड है वो ICF है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसमें पाया जाता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारे पास वो 20% ऑफ हमारी जो बॉडी वेट है उसका 20% जो है वो ECF में पाया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है कि वो फ्लूइड जो कैपिलरीज और सेल्स के दरमियान बीच में हो, इंटरस्टिशियल इनके बीच में हो, इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और ये हमारी बॉडी का 15% वेट बनाता है। प्लाज्मा जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी का 5% जो है वेट वो कंक्लूड करता है। तो ये ओवरऑल मिला के हमारे पास 40-20 60, 15 और 20 ये 80% हमारे पास जो है ये फ्लूइड पे आ गया और 20% जो हमारा बॉडी मास होता है वो हमारी बॉडी के वेट को कंक्लूड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस की सूरत में होते हैं, या वो केटाइन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और या वो Ni होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में फ्लूइड्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ सबसे पहले हमारे पास जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में और सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, वो है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम हमारे पास 35 से 145 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर पाया जाता है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे कम है तो हम हाइपोनेट्रीमिया की तरफ चले जाते हैं और अगर इससे ज़्यादा है तो हम हाइपरनेट्रीमिया की तरफ चले जाते हैं। पोटेशियम हमारे पास 3.5 से 5.0 माइक्रो इक्विवेलेंट होता है। अगर 3.5 से कम है तो हम हाइपोकैलेमिया में चले जाते हैं और अगर 3.5 से नीचे ऊपर है तो हम हाइपरकैलेमिया में चले जाते हैं 5.0 से सॉरी। आयनाइज्ड कैल्शियम हमारे पास 5 से 5.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये 4.5 से कम है तो हाइपोकैल्सीमिया में चले जाते हैं और अगर 5.5 से ज़्यादा है तो हाइपरकैल्सीमिया में चले जाते हैं। इस तरह हमारे पास फ्री कैल्शियम जो है वो 8.5 से 10.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। बाइकार्बोनेट्स हमारे पास 24 to 30 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। क्लोराइड हमारे पास 95 से 105 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास 1.5 से 2.5 माइक्रो इक्विवेलेंट होता है। अगर 1.5 से डाउनवर्ड है तो हाइपरमैग्नीसीमिया होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया होता है। और अगर 2.5 से अबव है तो हाइपरमैग्नीसीमिया होता है। फॉस्फेट जो है वो हमारे पास 2.8 से 4.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर पाए जाते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट्स, हमारे पास वो तमाम मैकेनिज्म जो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से? डिफ्यूजन है हमारे पास, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और ऑनकोटिक प्रेशर है। ये वो तमाम मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस किस सूरत में मेंटेन रहती है? जब आपको ये पता हो कि आप कितना वाटर गेन कर रहे हैं और कितना वाटर आप लूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली एक ह्यूमन जो है वो कंज्यूम करता है 2.2 लीटर पर डे फूड एंड ड्रिंक में, मतलब जो वाटर वो कंज्यूम करता है वो 2.2 लीटर पर डे होता है। जब मेटाबोलाइज होता है वो तो 0.3 लीटर पर डे वो मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म जब हमारा फूड मेटाबोलाइज हो रहा होता है, जैसे ग्लूकोज है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म में हमारा 0.3 लीटर पर डे कंज्यूम हो जाता है। अब हमारा इंटेक जो है वो रहा 2.2 लीटर पर डे, मेटाबॉलिक प्रोडक्शन जो है वो 0.3 लीटर पर डे रहा और आउटपुट हमारा 0.9 प्लस 1.5। अब 0.9 कैसे? कि स्किन और लंग्स जो है, जो स्किन और लंग्स है जहाँ से इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस 0.9 लीटर स्किन से किस सूरत में होता है? स्वेटिंग की सूरत में, और लंग्स से जो है जो हम सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ वाटर कॉन्टेंट्स, जो वाटर के फ्यूम्स हैं या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी ब्रीथिंग के साथ रिलीज़ होते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स से इस अमाउंट में रिलीज़ होता है। मेजर अमाउंट में जो हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ होता है वो यूरिन की सूरत में रिलीज़ होता है, जो 1.5 लीटर पर डे, और फीसेस में 0.1 लीटर पर डे रिलीज़ होता है। तो हमारा आउटपुट और इनपुट वाटर का जो बैलेंस है वो तब रेगुलेट होगा जब हमारे पास जो इनपुट है वो आउटपुट के बराबर हो। अगर इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो हम डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। और अगर इनपुट कम है और अगर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो हम ओवर हाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों कंडीशन में ही हमारे बॉडी जो सिस्टम्स है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वाटर या फ्लूइड का जो बैलेंस है वो एक ही कंडीशन में रेगुलेट हो सकता है कि जितना आपका इनपुट हो उतना ही आपका आउटपुट हो। फ्लूइड इम्बैलेंस, एबनॉर्मलिटीज़ इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, हमारे पास बॉडी फ्लूइड में को रेगुलेट करने की जो एबनॉर्मलिटीज़ है जो उसको हमें रेगुलेट करने नहीं देती वो ये दो हैं। एक डिहाइड्रेशन है जिसे हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी कहते हैं, और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस जिसे हम ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कंटेंट का कम हो जाना, और ओवर हाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वो एक्सेस अमाउंट में है, हमारी बॉडी के डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अ डिक्रीज इन इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमारे बॉडी के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है उनके अंदर डिक्रीज जाता है। इट इज़ अ कॉमन एंड सीरियस फ्लूइड इम्बैलेंस दैट रिजल्ट इन वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम लेस हाइपोवोलीमिया। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई तो ये अल्टरनेटली रिजल्ट करता है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया इज द कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट डिक्रीजेज इन द बॉडी। हाइपोवोलीमिया, हाइपो मीन्स लेस एंड वॉल्यूमिया मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। रिस्क फैक्टर्स क्या है? किन किन वजूहात की वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है या फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाता है? सबसे पहले डायरिया। द डायरिया इज द मोस्ट सीरियस एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज इन डायरिया में होता क्या है कि जो हमारा फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में वाटर के साथ हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा होता है, एक्सीड हो रहा होता है। अब उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोगों ने एक चीज़ का नाम सुना होगा, स्पिगोल बूसी। स्पिगोल बूसी को आप डिहाइड्रेशन में भी देते, मतलब डायरिया में भी देते और कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं। ये दो मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। दो मैकेनिज्म कौन से? जब एक मैकेनिज्म आप जब डायरिया में इसको देते तो डायरिया में ये जाके क्या करता है कि जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन या जो स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक है इनके अंदर जो फ्लूइड आ रहा होता है एक्सेस अमाउंट में, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और आपकी जो स्टूल है उसके अंदर वाटर कंटेंट को कम करता है। ये डायरिया को इस तरह कंट्रोल करते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को ये किस तरह कंट्रोल करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ये जो जब आप स्पिगोल बूसी पीते हैं तो इसके अंदर अपना वाटर कंटेंट इसने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, और जब इस स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर ही उस वाटर कंटेंट को जो है वो रिलीज़ करता है। जब वो रिलीज़ करता है तो उससे जो स्टूल है